24 अगस्त 2015 को दोपहर के 1 बजे कविता रैना नाम की यह महिला अपने घर से अपनी 6 साल की बेटी को पिक करने के लिए अपने पास के ही बस स्टॉप निकल जाती है, लेकिन कभी बस स्टॉप पहुंच ही नहीं पाती, जिसके चलते इसकी बेटी किसी और के साथ घर आ जाती है और यह महिला लापता हो जाती है। फिर अचानक 2 दिन बाद यानी 26 अगस्त 2015 को ये मिल भी जाती है, लेकिन 6 टुकड़ों में 2 बोरी में बंधे हुए एक पुल के नीचे। दोस्तों, यह केस 2015 में पूरे इंदौर शहर में सभी को झकझोर दिया था। इस केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इसे सुलझाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। शहर में यह घोषणा की गई कि जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता या इससे भी बड़ा कोई क्राइम सामने नहीं आता, तब तक पुलिस का पूरा ध्यान इसी पर रहेगा। इस मामले में पुलिस ने बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारियों तक की कई टीमें गठित की ताकि इसे जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। इंसाफ की मांग करते हुए लोगों ने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किए, यहाँ तक कि सड़कों पर उतरकर विरोध भी किया। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस को दिन रात मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार कई महीनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और इस देश की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन में से एक माना गया, लेकिन लास्ट तक आते आते इसको वर्स्ट इन्वेस्टिगेशन भी कहा जाने लगा, क्योंकि 2015 से 2018 तक कोर्ट में चले इस केस में पर्याप्त सबूतों की कमी के कारण अदालत ने आरोपी को रिहा कर दिया। तो फिर क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, तो जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। तो फिर आओ हर बार की तरह मिलकर के शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मित्रबंधु नगर नाम का एक इलाका जहां रैना परिवार रहता था। इस परिवार में कुल 5 सदस्य थे। घर के मुख्य सदस्य का नाम संजय रैना, उनकी पत्नी का नाम कविता रैना, उनका एक 9 साल का बेटा जिसका नाम ध्रुव रैना और एक 6 साल की बेटी जिसका नाम यशस्वी रैना था। साथ ही संजय रैना की माताजी यानी कि कविता की सास कांता देवी भी उनके साथ ही रहा करती थी। संजय रैना एक फार्मास्यूटिकल में एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी कविता और उनकी माताजी कांता देवी एक हाउसवाइफ थी। संजय और कविता के दोनों बच्चे स्कूल जाया करते थे। बेटी यशस्वी अभी छोटी थी, इसका हाल ही में एडमिशन कराया गया था। यशस्वी रोज सुबह 7:30 बजे स्कूल जाती और दोपहर 1:30 बजे के आसपास घर वापस आ जाती। इसलिए कविता का रोज का एक तय रूटीन था। हर सुबह 7:30 बजे वह अपनी 6 साल की बेटी यशस्वी को स्कूटी पर बैठाकर घर के पास ही बस स्टॉप तक छोड़ने जाती थी। यशस्वी वहां से स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाती थी। दोपहर के 1:30 बजे कविता स्कूटी लेकर उसी बस स्टॉप पर अपनी बेटी को लेने जाती थी, क्योंकि बस स्टॉप घर से बहुत ही नजदीक था। कविता अक्सर अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर निकल जाती थी। 24 अगस्त 2015 का दिन था। रोज की तरह कविता अपनी बेटी को बस स्टॉप से लेने के लिए तैयार हो रही थी। लगभग 1 बजे वह स्कूटी लेकर घर से निकलती है। उस दिन भी कविता ने अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया था। बस स्टॉप जाते समय उन्होंने सोचा कि पहले पास के इमली चौक स्थित एक बुटीक से अपने कपड़े ले आती है और फिर लौटते समय बेटी को बस स्टॉप से घर लेकर चली जाऊंगी। कविता बुटीक पर चली गई, लेकिन इस दौरान 1:30 बज गए और उनकी बेटी स्कूल बस से उतरकर बस स्टॉप पर खड़ी हो गई। वहां पास की एक महिला जो अपने बच्चों को लेने आई थी, कविता की बेटी को अकेला खड़ा देखती है। वह बेटी को अपने साथ ले जाकर कविता के घर छोड़ देती है। घर पहुंचकर वह महिला कविता की सास कांता देवी को बताती है कि उनकी पोती बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी, इसलिए वह उसे घर ले आई है। कांता देवी को लगा कि कविता बुटीक से कपड़े लेने में बिजी हो गई है और थोड़ी देर में घर लौट आएगी। इसी बीच संजय रैना जो रोज दोपहर में लंच के लिए घर आती थी, वो घर पहुंचते हैं। जब उन्हें कविता घर पर नहीं दिखती है तो वह अपनी माँ से कविता के बारे में पूछते हैं। संजय रैना की माँ उन्हें पूरी बात बता देती है, लेकिन संजय को भी लगता है कि कविता शायद बुटीक में ज्यादा समय लगा रही होगी या किसी दोस्त के पास रुक गई होगी। वह मानते हैं कि थोड़ी देर में कविता वापस आ जाएगी। हालांकि समय बीतता गया, 1 घंटा फिर 2 घंटे, लेकिन कविता घर नहीं लौटी। अब संजय और उनकी माँ दोनों चिंतित हो गए। संजय ने कविता के सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करके पूछा कि क्या वह उनके पास गई है, लेकिन सभी ने इससे इनकार कर दिया। धीरे धीरे शाम के 6 बज गए और संजय की चिंता बढ़ती गई। आखिरकार संजय पास के पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी शुरू से दी। शुरू में पुलिस ने इस बात को हल्के में लेते हुए कहा कि कविता शायद कहीं बाहर गई होगी और जल्द लौट आएगी, लेकिन संजय ने जोर देकर कहा कि कविता कभी बिना बताए इतनी देर तक बाहर नहीं रहती। उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क कर लिया है, लेकिन कोई भी कविता के बारे में नहीं जानता। संजय के आग्रह करने पर पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर ली।
हालांकि पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि अक्सर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 24 घंटे तक पुलिस सक्रियता नहीं दिखाती। यह पुलिस की लापरवाही को उजागर करता है, जो ऐसे मामलों में शुरुआती कार्रवाई में देरी का कारण बनती है। संजय मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद घर लौट आते हैं और अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर कविता को ढूंढने में जुट जाते हैं। समय बीतते बीतते रात के 10 बज जाते हैं। तभी संजय के पास पुलिस स्टेशन से एक फोन कॉल आता है। फोन पर उन्हें बताया जाता है कि एक तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि वहां एक महिला की जली हुई डेड बॉडी मिली है, जिसकी पहचान उन्हें करनी है। यह सुनकर संजय घबरा जाते हैं और अपने रिश्तेदारों के साथ अस्पताल की ओर दौड़ पड़ते हैं। अस्पताल पहुंचने पर संजय को महिला की जली हुई डेड बॉडी दिखाई जाती है। यह शरीर इतना बुरी तरह से जल चुका था कि पहचानना मुश्किल हो रहा था। संजय उस डेड बॉडी का हाथ ध्यान से देखते हैं, क्योंकि कविता के हाथ पर ओम का टैटू था। डेड बॉडी के हाथ पर भी टैटू था, लेकिन जलने की वजह से वह साफ नहीं देख पा रहे थे। हालांकि बाकी सब चीजें देखकर संजय को लगने लगा कि यह डेड बॉडी कविता की ही है। संजय पुलिस को बताते हैं कि उन्हें यकीन है कि यह उनकी पत्नी की ही डेड बॉडी है। यह सुनकर परिवार के सभी लोग गहरे सदमे में आ जाते हैं और अस्पताल में फूट फूट कर रोने लगते हैं। पुलिस परिवार को समझाते हुए कहती है कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाएगा और जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद अगली सुबह बॉडी उनके हवाले की जाएगी। पुलिस यह भी बताती है कि उसके बाद मामले की पूरी जांच शुरू होगी। संजय और उसके परिवार वाले घर लौट आते हैं, जहां पूरा घर में मातम छा जाता है। अगले दिन सुबह सुबह वे डेड बॉडी लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस द्वारा डेड बॉडी के साथ बरामद सामान संजय को सौंपा जाता है, जिसमें मंगलसूत्र, चूड़ियां और कंगन शामिल होते हैं। लेकिन उन चीजों को देखते ही संजय चौंक उठता है और पुलिस से कहता है, यह सामान मेरी पत्नी का नहीं हो सकता। पुलिस जवाब देती है, यह सामान हमें इसी डेड बॉडी के पास मिला है। इस पर संजय को शक होता है और वह कहता है, अगर सामान मेरा नहीं है तो इसका मतलब यह शव भी मेरी पत्नी का नहीं है। पुलिस संजय को फिर से शव की पहचान के लिए ले जाती है। इस बार संजय बहुत ध्यान से शव का निरीक्षण करता है और अपनी पत्नी के टैटू को याद करता है, जो उसके दाहिने हाथ पर था, लेकिन इस डेड बॉडी पर टैटू बाएं हाथ पर मौजूद था। संजय को यकीन हो जाता है कि यह डेड बॉडी उसकी पत्नी की नहीं है। राहत की सांस लेते हुए वह पुलिस को सूचित करता है कि डेड बॉडी किसी और महिला की है। पुलिस उसकी बात मानती है और संजय व उसके परिवार को घर जाने देती है। अगले दिन 25 अगस्त 2015 को संजय अपनी पत्नी की गुमशुदगी के पोस्टर छपवाने का काम शुरू करता है। इन पोस्टरों में उसकी पत्नी की तस्वीर के साथ कुछ रुपयों का इनाम घोषित किया जाता है। संजय उन्हें जगह जगह लगाने के लिए तैयार करता है ताकि वह अपनी पत्नी को खोज सके। संजय ने घोषणा की थी कि जो भी उसकी पत्नी कविता को ढूंढने में मदद करेगा या उसके बारे में कोई भी जानकारी देगा, उसे 2.5 लाख का इनाम दिया जाएगा। उसमें जितने भी पोस्टर छपवाए थे उन्हें आसपास के इलाकों में जगह जगह चिपका दिया। पोस्टर ऑटो रिक्शा के पीछे, रेलवे स्टेशन के पास और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए। साथ ही पुलिस को भी ये पोस्टर सौंप दिए गए और उन्होंने भी इन्हें सर्कुलेट किया। संजय के रिश्तेदारों ने 2 बड़ी बोरियां देखी। बोरियों के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी, जिससे उन्हें कुछ संदिग्ध लगा। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। यह दृश्य बेहद भयावह था। पुलिस ने 100 के अंगों को इकट्ठा कर नजदीकी पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत संजय रैना को कॉल किया और उसे सूचित किया कि उसके घर के पास पुल के नीचे से महिला के कुछ शरीर के अंग मिले हैं। उन्होंने संजय से कहा कि वह आकर इनकी पहचान करे। संजय अपने रिश्तेदारों के साथ भागकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचता है। जैसे ही वह महिला के चेहरों को देखता है, उसकी दुनिया उजड़ जाती है। इस बार वह पहचानने में कोई गलती नहीं करता। वह फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि यह बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसकी पत्नी कविता रैना की थी। पुलिस पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी करने के बाद अगले दिन डेड बॉडी को संजय और उसके परिवार को सौंप देती है। घर वाले कविता के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। इस बीच कविता की गुमशुदगी और शव की बरामदगी की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। जगह जगह कविता के पोस्टर लगे हुए थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक रिश्तेदार परिवार को समझाते हैं कि वे कविता का अंतिम संस्कार कर दें। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जो भी हत्यारा है उसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और न्याय दिलाया जाएगा। भारी मन से परिवार कविता का अंतिम संस्कार कर देता है। मीडिया और जनता का दबाव इतना बढ़ गया था, पुलिस को इस केस को प्राथमिकता देनी पड़ी। आखिरकार मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया ताकि गहराई से जांच हो सके। जांच शुरू होते ही क्राइम ब्रांच ने संजय रैना और उनकी मां कांता देवी को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने उनसे हर छोटी बड़ी बात की जानकारी लेने का प्रयास किया ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके। क्राइम ब्रांच संजय और उनकी मां कांता देवी से सख्ती से पूछताछ कर रही थी, जिससे दोनों काफी परेशान हो गए। आखिरकार संजय ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए
मीडिया का सहारा लिया। मीडिया के सामने संजय ने कहा कि पुलिस असली गुनाहगारों को पकड़ने के बजाय उनकी और उनकी मां की परेशानियां बढ़ा रही हैं। जैसे ही यह खबर अखबारों और न्यूज चैनलों पर आई तो पूरे इंदौर में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। शहर में फिर से हंगामा मच गया और जनता ने पुलिस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। आखिर वे असली अपराधियों को पकड़ने की बजाय पीड़ित परिवार को ही निशाना क्यों बना रहे हैं? जनता और मीडिया के दबाव को देखते हुए पुलिस को समझ आ गया कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाना बेहद जरूरी है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि संजय और उनकी मां अपराधी नहीं है। स्थिति को संभालने के लिए इंदौर पुलिस ने 120 पुलिसकर्मियों की 4 अलग अलग टीमें गठित की, जिनमें प्रत्येक टीम में 30 अधिकारी और सिपाही शामिल थे। पहली टीम को जिम्मेदारी दी गई कि वे उस इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करें जहां से कविता की लाश बरामद हुई थी। इन फुटेज की गहराई से जांच करके कोई भी सबूत तलाशने का काम इस टीम का मुख्य उद्देश्य था, जिससे अपराधियों तक पहुंचा जा सके। दूसरी टीम को जिम्मेदारी दी गई थी कि जितने भी सबूत मिले हैं उनकी फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर जांच करे और फॉरेंसिक एनालिसिस के जरिए ठोस प्रमाण जुटाए। तीसरी टीम का काम था घटना स्थल को फिर से रिक्रिएट किया जाए ताकि किसी भी अनदेखे लूप होल को भरते हुए अपराधियों तक पहुंचा जा सके। चौथी टीम को उन सभी संदिग्धों को ट्रैक करना और उनसे कड़ाई से पूछताछ करने का जिम्मा सौंपा गया जो इस मामले में किसी भी तरह से शक के दायरे में आते थे। इन 120 पुलिसकर्मियों की टीम दिन रात इस केस को सुलझाने में जुट गई और इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि 24 अगस्त 2015 को कविता अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाने से पहले इमली चौक स्थित एक बुटीक पर कपड़े लेने गई थी। पुलिस तुरंत उस बुटीक का पता लगाती है जिसे महेश बैरागी और उसकी पत्नी मीना बैरागी चलाते थे। दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। जब उनसे कविता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पुष्टि की कि कविता उस दिन बुटीक पर अपने कपड़े लेने आई थी। इसके बाद पुलिस ने महेश और मीना बैरागी का ट्रैक खंगालना शुरू कर दिया और जांच में पता चला कि महेश पहले से ही एक संदिग्ध प्रवृत्ति का व्यक्ति था। 2013 और 14 में वह जेल जा चुका था क्योंकि उसने मारपीट, धमकी देने और अवैध तरीके से एडल्ट मूवीज को सीडी बेचने जैसे अपराध किए थे। यह जानकारी पुलिस के लिए पहला बड़ा सुराग साबित हुई जिससे वह इस केस को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ सके। महेश बैरागी अब पुलिस के लिए मुख्य संदिग्ध बन चुका था। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि महेश ने अपनी बुटीक के ठीक बगल में साड़ियों की एक नई दुकान खोली थी जिसकी ओपनिंग उसने 20 अगस्त को की थी, यानी कविता के लापता होने से ठीक 4 दिन पहले। लेकिन पुलिस के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि महेश ने 26 अगस्त को यानी केवल 6 दिन के भीतर अपनी नई दुकान बंद कर दी। जब पुलिस ने महेश से पूछा कि उसने दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद कर दी तो वह इसका कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। उसकी चुप्पी और टाल मटोल ने पुलिस का शक और गहरा कर दिया। इसी बीच कविता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक कविता के सिर पर किसी भारी वस्तु, एक लोहे की रॉड से वार किया गया जिससे वह बेहोश हो गई थी। सिर पर यह चोट बेहद गंभीर थी। इसके बाद इसके साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद इसके शरीर को 6 टुकड़ों में काट दिया गया था जिन्हें अलग अलग स्थानों पर फेंका गया था। महेश बैरागी पर शक और इसलिए बढ़ गया क्योंकि उसका आपराधिक इतिहास पहले से ही खराब था। साथ ही अपनी नई दुकान को सिर्फ 6 दिन के अंदर बंद कर देना पुलिस को बेहद संदिग्ध लगा। इन सब तथ्यों ने महेश को पुलिस की नजर में प्रमुख आरोपी बना दिया। लेकिन पुलिस महेश बैरागी से पूछताछ करने के बावजूद कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाती, जिससे मजबूर होकर उन्हें महेश बैरागी को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद पुलिस एक नई योजना बनाती है। वे पूरे इलाके को 5 किलोमीटर के दायरे में लेते हुए उस दिन किए गए सभी फोन कॉल्स का रिकॉर्ड निकलवाते हैं। इस काम में 100 से अधिक पुलिसकर्मी लग जाते हैं और लगभग 1000 संदिग्ध कॉल्स को अलग किया जाता है। लेकिन इन कॉल्स की गहन छानबीन के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगता। इस जांच के दौरान 30 अगस्त 2015 का दिन आता है। पुलिस के पास एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि एक लावारिस स्कूटी पिछले 6-7 दिनों से बस स्टैंड की पार्किंग में खड़ी है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करती है। पता चलता है कि वह स्कूटी किसी और की नहीं बल्कि कविता रैना की है। इसके बाद पुलिस स्कूटी की जांच करती है और वहां मौजूद गार्ड से पूछताछ करती है। गार्ड बताता है कि यहां हर रोज हजारों लोग अपने वाहन पार्क करते हैं, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल है कि स्कूटी को वहां कौन छोड़कर गया। जब पुलिस गार्ड को महेश बैरागी की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि क्या यह वही व्यक्ति है जिसने स्कूटी पार्क की थी, तो गार्ड उसे तुरंत पहचान लेता है। पुलिस को पहले यह बात अजीब लगती है कि गार्ड हजारों लोगों में से महेश को कैसे याद रखा। जब वे उससे पूछते हैं तो गार्ड बताता है कि जिस दिन महेश बैरागी स्कूटी पार्क करने के आया था तो गार्ड से कहा था कि हैंडल लॉक न लगाए ताकि स्कूटी को आसानी से इधर उधर किया जा सके। लेकिन इस बात पर महेश और गार्ड के बीच बहस हो गई थी क्योंकि महेश ने अपनी स्कूटी का हैंडल लॉक कर दिया था और फिर वहां से चला गया था। इस घटना के कारण गार्ड को महेश अच्छी
तरह याद रह गया। गार्ड ने यह भी साफ साफ पुष्टि महेश वह व्यक्ति था जिसने कविता की स्कूटी पार्क की थी। यह जानकारी पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुई। महेश बैरागी फिर से पुलिस के शक के घेरे में आ गया। पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार किया और इस बार उससे सख्ती से पूछताछ की, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को कोई ठोस सबूत या कबूलनामा नहीं मिल पाया। गार्ड की गवाही के अलावा पुलिस के पास कोई और प्रमाण नहीं था कि महेश ने स्कूटी पार्क की थी। उस इलाके में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, जिससे पुलिस को यह तो पता था कि महेश बैरागी ने वहां स्कूटी खड़ी की थी, लेकिन इस बात को कोर्ट में साबित करने के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस को महेश पर शक जरूर था, लेकिन बिना सबूत के उसे छोड़ना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए इलाके में व्यापक जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने वहाँ के सब्जी वालों, दूध बेचने वालों, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों सहित कुल 177 लोगों से पूछताछ की, इस उम्मीद में की कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए। इसके अलावा पुलिस ने उस सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल ली जहां से महेश और कविता का गुजरना संभव था। फुटेज में महेश कई बार दिखा और कविता भी दिखाई दी, लेकिन दोनों एक साथ कभी नजर नहीं है। इसका मतलब था कि महेश को अपराधी साबित करने के लिए पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं था। हालांकि पुलिस ने महेश को छोड़ दिया, लेकिन उसका मोबाइल लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर दिया। ट्रैकिंग से पुलिस को पता चला कि महेश अक्सर एक फ्लैट पर जाता था और कविता की हत्या से पहले भी वह उस फ्लैट पर गया। महेश बैरागी की मोबाइल लोकेशन पहले भी उस फ्लैट के पास गई थी। बिना समय गवाए पुलिस ने उस फ्लैट पर छापा मारा। वहां पहुंचने पर पता चला चंद्र देवरा नामक व्यक्ति का है, जो महेश बैरागी का करीबी दोस्त है। फ्लैट की तलाशी के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सबूत मिले। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई गई, जिसमें फ्लैट से खून के नमूने, एक चाकू और एक लोहे की रॉड बरामद हुई। इस रॉड पर भी खून के निशान थे। इसके अलावा फ्लैट में कुछ जले हुए कपड़े भी पाए गए। इन सबूतों को देखकर पुलिस को यह यकीन हो गया महेश ने अपने दोस्त के साथ यह मर्डर प्लान किया था और मर्डर किया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश बैरागी को भी पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने मीडिया के सामने पूरी घटना की कहानी विस्तार से बताई। वह मीडिया को बताती है कि 24 अगस्त को कविता रैना दोपहर 1 बजे अपने घर से निकली थी। सबसे पहले वह महेश बैरागी की बुटीक पर अपने कपड़े लेने पहुंची, क्योंकि कविता वहां अक्सर जाया करती थी। महेश उस पर गलत नजर रखता था और वह किसी भी तरह से उसे अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसी वजह से महेश ने 20 अगस्त को एक साड़ी की दुकान खोली थी, जहां कविता अक्सर जाती थी। 24 तारीख को जब कविता अपने कपड़े लेने गई तो महेश ने उसे कहा कि कपड़े उसके फ्लैट पर रखे हैं और वहीं से लेने होंगे। इसके बाद दोनों अलग अलग फ्लैट पहुंचे, जहां उसका दोस्त टीकम चंद्र देवरा भी रहता था। फ्लैट में पहुंचने के बाद महेश ने कविता के साथ जबरदस्ती की और फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद महेश ने बॉडी के टुकड़े किए और उन्हें इमली चौक के पास पुल के नीचे फेंक दिया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश ने मीडिया से कहा कि उसे फंसाया जा रहा है और पुलिस ने झूठी कहानी गढ़ी है, लेकिन पुलिस ने 12 दिनों की जांच के बाद इन्हीं घटनाओं की पुष्टि की। बाद में यह मामला कोर्ट में सबूतों के साथ पेश किया गया। 2015 से 2018 तक महेश जेल में रहा, लेकिन 26 मई 2018 को कोर्ट का फैसला आते ही इंदौर में हड़कंप मच गया। फैसले में महेश बैरागी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि न तो महेश को कविता के साथ देखा गया था और न ही कोई ठोस सबूत पेश किया गया जिससे यह साबित हो सके कि वह इस हत्याकांड में शामिल था। सबूतों की कमी के आधार पर महेश को रिहा कर दिया गया। इस फैसले के बाद इंदौर के लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक पक्ष का मानना था कि महेश ही असली हत्यारा है, लेकिन सबूतों की कमी के चलते वह बच निकला। वहीं दूसरा पक्ष पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहता है कि जांच सही तरीके से नहीं की गई और महेश को जबरदस्ती अपराधी साबित करने की कोशिश की गई। आज भी इस केस का असली अपराधी कौन है, यह एक रहस्य बना हुआ है। अब सवाल यह उठता है, क्या महेश ही दोषी था या फिर कोई और इस अपराध के पीछे था? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो यह थी आज की कहानी। मैं बस इतना ही कहूंगा, कभी एक हंसते खेलते परिवार को इस तरह से उजाड़ने की कोई प्लानिंग न करिए। बहुत दुख होता है जब मैं इस तरह की स्टोरी को कवर करता हूँ। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।